हेलो गाइस, आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रचना शारीर का गर्भावक्रांति, जिसे मॉडर्न में एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। जो गर्भावक्रांति होता है वो दो शब्द से मिलकर बना है, गर्भ प्लस अवक्रांति। गर्भ का अर्थ होता है शुक्र और शोणित का संयोग होना, और अवक्रांति मतलब उस जो शुक्र और शोणित के संयोग के बाद में जो फीटस या जायगोट बना है उसकी परिवृद्धि मीन्स डेवलपमेंट कैसे होना। तो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो गर्भावक्रांति शारीर में हम पढ़ेंगे। तो जो शुक्र और शोणित के संयोग की जो परिभाषा होती है इसको हम लोग सेकंड चैप्टर में डील कर चुके हैं। एक बार रिवाइज करवा दे रही आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। तो आचार्य सुश्रुत ने शुक्र शोणित के संयोग की परिभाषा दी है। शुक्र शोणित गर्भास्थ आत्म प्रकृति विकार समुच्यति गर्भ इति उच्यते। तम चेतनावस्थितं वायुर्विभज्यति तेजयन् पचति आपः क्लेदयन्ति पृथ्वी सहन्ति आकाश विवर्धति एवं विवर्धितः सह यदा हस्तपादजिह्वा घ्राण कर्ण नितंबादि भिरंगरोप्तः तदा शरीरम इति संज्ञा लप्ते। तो इस श्लोक का जो अर्थ है इसको हम लोग सेकंड चैप्टर में डील कर चुके हैं। तो मैं आपको बस एक क्विक रिवीजन दे रही हूँ कि शुक्र शोणित के संयोग की आचार्य सुश्रुत ने अपने शारीर स्थान में ये डेफिनेशन दी थी, और आचार्य चरक की जो डेफिनेशन है वो छोटी सी है। जैसे कि यहाँ पे शुक्र शोणित जीव संयोगे तो खलु कुक्षे गते गर्भ संज्ञा भवती। तो ये छोटी सी डेफिनेशन जो है ये आचार्य चरक ने दी है। तो ये शुक्र शोणित की डेफिनेशन है, ठीक है, जिसको हम लोग सेकंड चैप्टर में डील कर चुके हैं, इसलिए अभी मैंने उसका अर्थ नहीं बताया। यहाँ पे बस ये बताया है कि शुक्र शोणित का संयोग कैसे हुआ है, क्या क्या चीज़ें आई है, किस वजह से शुक्र और शोणित के संयोग में क्या क्या चीज़ें सहायक हुई है, पंच महाभूतों का क्या क्या काम रहा है, मतलब कि क्या रोल रहा है, वायु का क्या है, आकाश का क्या है, अग्नि का क्या है, जल का क्या है, पृथ्वी का क्या है। तो ये चीज़ें वहाँ पर डिस्कस हो चुकी है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गर्भावक्रांति शरीर को एम्ब्रियोलॉजी से डिनोट किया है। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है? एम्ब्रियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल बिफोर बर्थ। जब बेबी का जो बर्थ होता है उसके पहले की जो उसकी जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेसेस होती है उसके बारे में स्टडी करना ही एम्ब्रियोलॉजी होता है, ठीक है। अब एम्ब्रियोलॉजी में फीटस और एम्ब्रियो दो अलग अलग चीज़ होते हैं, एम्ब्रियो एंड फीटस। तो जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो जब हमारा एग फर्टिलाइज होता है, इट मीन्स जब हमारे यूट्रस, जब फीमेल के यूट्रस में ओवम एंड स्पर्म का फर्टिलाइजेशन या मिटिंग होती है, तो फर्टिलाइजेशन होता है। तो जब वो एग फर्टिलाइज हो जाता है उससे 8 वीक्स तक के, इट मीन्स 2 मंथ तक के जो होता है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। फर्टिलाइज एग से 8 वीक तक के, और उस 8 वीक से लेकर के 9 मंथ तक के जो बेबी रहता है उसको हम कहते हैं फीटस। तो फीटस और एम्ब्रियो दोनों ही अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। फीटस और एम्ब्रियो एक नहीं होता है, तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। जब भी एग फर्टिलाइज होता है उससे 8 वीक्स तक के उसको एम्ब्रियो कहते हैं, और उस 8 वीक के बाद में 9 मंथ तक के वो फीटस कहलाता है, ठीक है। तो ये एम्ब्रियोलॉजी में आएगा। उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे शुक्र। तो शुक्र को आयुर्वेदा में वीर्य भी कहते हैं। शुक्र का जो प्रमाण होता है वो अर्ध अंजलि होता है, और अर्ध अंजलि मीन्स 96 ml, क्योंकि एक अंजलि में 192 ml होता है। तो अर्ध अंजलि प्रमाण है इसका, तो 96 ml जो है ये होगा। और ये जो हाँ, जो गर्भावक्रांति है इसके बाद में हम प्रमाण शारीर पढ़ेंगे, उसमें आपको अंजलि प्रमाण, अंगुल प्रमाण, ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी, ठीक है। तो अब शुक्र की बात करते हैं। शुक्र के जो पर्याय होते हैं वीर्य, रेतस एंड सीमन। अब हमने धातुएं पढ़ी हैं कि सबसे पहली धातु होती है रस धातु। रस से रक्त की उत्पत्ति होती है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, एंड लास्ट में मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है। तो मज्जा धातु से शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो शुक्र जो है ये हमारे शरीर की सप्तम धातु कही जाती है। सीमन की बात करें तो सीमन इज द मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड सेमाइनल फ्लूइड्स, ठीक है। जो सीमन है ये स्पर्म और सेमाइनल फ्लूइड्स का मिक्सचर होता है, उसको हम कहते हैं सीमन, ठीक है। स्वरूप शुक्रम सौम्यम। तो सुश्रुत ने अपने शारीरिक स्थान के तीसरे अध्याय में बताया है कि जो शुक्र है उसकी जो प्रकृति होती है उसमें जल महाभूत की अधिकता होती है, तो वो सौम्य प्रकृति का होता है, ठीक है। तो जल महाभूत या आप धातु से बना हुआ होता है, इसलिए इसे हम सौम्य भी कहते हैं। संहिता ग्रंथों में शुक्र धातु के स्वरूप में बताते हुए कुछ उपमाएं दी गई है, जैसे कि ईख मतलब कि जो गन्ना होता है, शुगर कैन में जो रस है वो अव्यक्त रूप से प्रेजेंट होता है। जैसे दूध होता है, दुग्ध, उसमें घृत जो है वो अव्यक्त रूप से व्याप्त होता है। तिल है तो तिल जो है हमारा आयुर्वेद में तेल जो होता है वो श्रेष्ठ माना गया है। तो जो तिल होता है उसमें जो तेल है वो अव्यक्त रूप से व्याप्त होता है। उसी प्रकार जो पुरुष होते हैं उसमें जो शुक्र है वो भी अव्यक्त रूप से व्याप्त होता है, ठीक है। तो जैसे गन्ने में रस होता है, दूध में घृत होता है, तिल में तेल होता है, वैसे ही पुरुष में शुक्र जो है वो अव्यक्त रूप से प्रेजेंट होता है, तो उसे हम नहीं निकाल सकते। तो ये उपमाएं दी गई है, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे शुद्ध शुक्र के लक्षण। तो ये जो श्लोक है, स्फटिकाम द्रव्यम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च शुक्रम के इच्छन्ति कैचितु तेल छौद्र निभम तथा। तो ये सुश्रुत सारे स्थान में दिया गया है। ये वाला जो श्लोक है ये आपको याद करना है। मैं आपको एक्स्ट्रा के श्लोक नहीं बताऊंगी, जो इंपॉर्टेंट है वही श्लोक बताऊंगी। और ये श्लोक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि शुद्ध शुक्र के लक्षण का वर्णन करो। तो शुद्ध शुक्र के लक्षण में ये बहुत अच्छे से आपको याद करना है ये श्लोक, और बहुत इजी भी है, बहुत इजीली याद हो जाएगा। तो इसका अर्थ है स्फटिका, मतलब कि स्फटिक के समान श्वेत कलर का। जो हमारा जो शुक्र होता है वो उसका जो वर्ण है वो स्फटिक के समान श्वेत होता है। स्फटिक मतलब फिटकरी, ठीक है। द्रव्यम मतलब कि पतला होता है। स्निग्धम स्निग्ध होता है। मधुरम मधुर रस वाला होता है। मधुगंधी च मधु के समान गंध वाला होता है, ठीक है। शुक्र इच्छन्ति कैचितो तेल छौद्र निमम तथा, मतलब कि जो शुक्र है वो तिल तेल तथा मधुर के समान दिखने वाला ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐसा आचार्यों ने कहा है। तो इसका जो वर्ण है वो स्फटिक के समान है। स्पर्श अगर हम देखें तो द्रव्य और स्निग्ध है। टेस्ट देखें तो मधुर रस वाला है। स्मेल देखें तो मधु के समान स्मेल होती है, ठीक है। तो ये शुद्ध शुक्र के लक्षण होते हैं। अगर ऐसा शुक्र है तो वो संतान उत्पत्ति के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। अब कुछ शुक्र होते हैं जो जिसमें दोष भी पाए जाते हैं। और एक चीज़, अगर शुक्र जब इजैकुलेशन के टाइम पे अगर शुक्र जो है वो ज़मीन पे गिर गया है तो जो पिपीलिका होती है, मतलब जो चींटियाँ होती है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है उसके मधुर गुण की वजह से। तो अगर चींटियाँ अट्रैक्ट हो रही है उस पर, इसका मतलब जो शुक्र है वो संतान उत्पत्ति के लिए अच्छा माना गया है, ठीक है। तो ये एक और पॉइंट होता है, ये भी आपको याद रखना है। उसमें एक और श्लोक कहा गया है, षटपद पिपीलिका निष्ठम, मतलब कि जो पिपीलिका है वो शुक्र को खाने के लिए आ जाती है, मतलब उसमें शुक्र में चींटियाँ लग जाती हैं। तो वो शुद्ध शुक्र के लक्षण होते हैं। अब शुक्र के दोष देखेंगे। ये जो दोष हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद में मैं शुक्र और आर्तव के जो कॉमन श्लोक हैं दोष के वो भी बताऊंगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, वो भी आपको याद करना है। तो ये वाला श्लोक देखते हैं। वात पित्त कफ शोणित कुनप गंधी ग्रंथि पुति पुई क्षीण मूत्रपुरी श्रेतसहम प्रजोत्पादने न समर्था भवंती। यहाँ पे बोला गया है कि जो वात पित्त और कफ होते हैं ये साध्य होते हैं। मूत्र पुरुष और रेतस जो होते हैं ये असाध्य होते हैं। और जो कुनप गंधी ग्रंथि और पुति पुई क्षीण है ये जो होते हैं ये कठिनाई से सुधरने वाले होते हैं, ठीक है। वात पित्त कफ अगर दोष है तो वो साध्य किए जाएंगे, मतलब कि सुधारे जाएंगे। अब आपको साध्य असाध्य अगर नहीं पता है तो बता रही, जो साध्य होता है मतलब कि ये क्योरेबल है, मतलब ईजिली क्योर किया जा सकता है। फिर मूत्र पुरुष और रेतस जो है ये असाध्य होते हैं, मतलब कि इनकी कोई चिकित्सा नहीं होती है। अगर ये वाले दोष हो गए हैं इसका मतलब वो संतान उत्पत्ति के लिए अश्रेष्ठ है, और वो जो दोष है ये कभी शांत नहीं हो सकते, हम इसे क्योर ही नहीं कर सकते। उसके बाद कुनपगंधी ग्रंथि पुति पुई और छीन, अगर ये वाले दोष हैं तो ये दोष जो है ये साध्य हो सकते हैं, मतलब क्योरेबल है, पर इसको क्योर करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कठिनाई से क्योरेबल होते हैं, मतलब कि थोड़ा प्रोसेस लगती है, इजीली क्योर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। उसके बाद में और चीज़ें हैं ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मूत्र पुरुष और रेतस हैं ये त्रिदोषज होते हैं। कुनपगंधी ये एमसीक्यूज लेवल के क्वेश्चन है, ये आपको याद करना है। जो कुनपगंधी होता है उसमें रक्तज दोष प्रधान होता है। ग्रंथि में वात कफ होता है। पुति पुई में पित्त कफ होता है और छीण में वात पित्त होता है। तो ये सीक्वेंस में याद करना। मूत्र पुरुष रेतस में त्रिदोषज है। कुनपगंधी में रक्तज दोष है। ग्रंथि में वात कफ है। पुति पुई में पित्त कफ है। छीण में वात पित्त है। ये जो है ये याद होनी चाहिए कौन सा किस दोष का है। उसके बाद जो दोष होते हैं इसके कारण क्या है, तो अत्यंत मैथुन से, मादक पदार्थों के अधिक सेवन से भी ये दोष हो सकते हैं। और एसटीडी मतलब कि जनेंद्रिय संबंधी रोग, अगर एसटीडी है जैसे कि सिफेलिस गुनोरिया, सिफेलिस को उपदंश और गुनोरिया को पूय में कहते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो दोष हैं ये आ जाते हैं। अभी शुक्र के अगर कार्य देखें एडिशनल में थोड़ा, तो शुक्र का कार्य क्या है कि जो शुक्र है वो स्पर्मेटोजोआ जो होता है, सीमेन, शुक्र मतलब यहाँ पे सीमेन से लिया गया है शुक्र को, मतलब जो पुरुष बीज है मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो स्पर्मेटोजोआ है वो जब स्त्री बीज मतलब कि ओवम से मिलता है तो गर्भ की उत्पत्ति करता है, तो ये शुक्र का कार्य होता है, ठीक है। तो ये हमारा आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो गया है शुक्र। अब हम इसको मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो स्पर्म है उसकी लेंथ जो होती है वो 60 माइक्रोमीटर्स की होती है। जो स्पर्मेटोजोआ है वो 4 पार्ट्स का होता है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड प्रिंसिपल पीस। जो प्रिंसिपल पीस है इसको हम टेल भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम हेड की बात करें तो हेड का जो शेप होता है वो पीरीफॉर्म शेप का होता है और हेड की लेंथ 3 से 5 माइक्रोमीटर तक की होती है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड कंसिस्ट
23 highly concentrated chromosomes covered by cup-like structure like acrosome. एक्रोसोम कंसिस्ट ऑफ एंजाइम। जो स्पर्म होता है उसमें 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड जो ओवा होता है उसमें 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये 23 और वो ओवम के 23 जब फर्टिलाइजेशन के टाइम में मीटिंग होती है इनकी तो 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं और एक नॉर्मल पर्सन में 46 क्रोमोसोम्स जो है वही प्रेजेंट होती है। अगर 46 से कम है तो डिफॉर्मिटीज़ आएगी, अगर 46 से ज़्यादा क्रोमोसोम्स है तो भी डिफॉर्मिटीज़ आएगी। ठीक है, तो जो आइडियल वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 नंबर होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक की। तो नेक जो है कंस्ट्रक्टेड एंड नैरोवर होती है, उसके पास में दो चीज़ें होती है। ठीक है, पहला तो स्फेरिकल सेंट्रियोल्स होते हैं, सेकेंड चीज़ वहाँ पे उसके फनल सेप्स में जो ना कनेक्टिंग पीस वो प्रेजेंट होता है और नेक में ही माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये एक्सियल पार्ट अगर हम देखें, एक्सियल पार्ट में पास थ्रू रिंग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एन्यूलस सराउंडेड बाय स्पाइरल शीट मोड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो एन्यूलस है वो रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर है वो पास होता है एंड जो स्पाइरल शीट्स होती है वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियाज भी होते हैं। एक्चुअली कंपोज बाय सेवरल फिब्रिल्स और सेंट्रल पेयर सराउंडेड बाय 9 और फिब्रिल पेयर्स। ठीक है, तो इतने सारे जो फिब्रिल्स है ये एक्सियल फिलामेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक्सियल फिलामेंट्स या मिडिल पेस जॉइंट ऑफ द टेल, मतलब ये जो बात हुई है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो नेक में प्रेजेंट होता है। नेक में प्रेजेंट होने के बाद में भी एक्सियल फिलामेंट से वो जो पूरी शीट जो है पूरे टेल तक के जाती है। तो ये जो फोर्थ स्ट्रक्चर है ये होता है पहले हेड देन नेक, नेक में माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब एक मोटा सा स्ट्रक्चर होता है ना। अभी डायग्राम दिखाऊंगी जब मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस समझाऊंगी तब। ठीक है, फिर स्टेजेस देखें अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो पहला होता है पॉलीफरेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। अभी जो मैंने आपको चार चीज़ें बताई है, जो चार चीज़ें बताई है, पहला मैंने बताया था हेड। तो हेड में जो ये जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ये एक्रोजोम होता है, इसकी जो लेंथ है 3 to 5 माइक्रोमीटर की लेंथ थी। यहाँ पे ये नेक है, नेक में ही ये शीट्स प्रेजेंट्स है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल्स प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, फिर इसी को हम मिडल पीस भी कह सकते हैं। फिर ये जाता है इधर पे नीचे टेल, तो टेल तक के होता है। तो ये एक मैच्योर स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है। तो अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टेजेस देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है जिसमें स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए लेते जो हम हैं, तो उसमें 44 + X + Y क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे माइटोसिस होगा, देन मियोसिस फर्स्ट जब होता है तो यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं जो कि डबल सेल्ड होते हैं। ठीक है, मतलब कि डबल सेल नंबर। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर के जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो बने हैं, यहाँ पे जो होगा 22 + X एंड 22 + Y। जो 44 + X + Y था तो वो मियोसिस 1 होने के बाद में 22 + X एंड 22 + Y हो जाएगा। देन ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है इसमें जब हमारा सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो यहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स बन जाएगी, मतलब कि हैप्लॉइड सेल्स में सिंगल सेल्स बन जाएगी, मतलब कि 22 + X, 22 + X, 22 + Y एंड 22 + Y। तो उसके बाद में फिर ये जो स्पर्मेटिड्स है, ये स्पर्मेटिड्स जो है ये स्पर्मेटोजोआ में कनेक्ट हो जाएंगे, ये स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं स्पर्म सेल, जो कि 22 + X, 22 + X, 22 + Y, 22 + Y। तो ये होती है स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्म का वापस से एक क्विक रिवीजन करवा रही हूँ थोड़ी सी प्रोसेसेस में। लेंथ जो होती है इसकी अगर mm में देखें तो 0.05 mm होती है। पार्ट इसके 4 होते हैं, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। ठीक है, टेल को एंड पार्ट भी बोलते हैं। फिर स्पर्म की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ये होती है 1.028। pH अगर देखें स्पर्म का तो 6 to 8 होता है, मतलब कि ये एल्कलाई नेचर का होता है स्पर्म। ठीक है, कलर देखें तो वाइटिश येलो, मतलब कि स्फटिक श्वेत, मतलब वाइट कलर का होता है। क्वांटिटी अगर देखें तो 2 to 4 ml तक के इसकी क्वांटिटी होती है। और प्रमाण में देखा तो हमने इसका अर्धअंजलि प्रमाण देखा था जिसमें 96 mm था। ठीक है, काउंटिंग अगर देखें तो नॉर्मल वैल्यू जो होती है स्पर्म काउंट की वो 60 से 150 मिलियन पर ml होती है। ठीक है, अगर इनफर्टिलिटी का कोई केस आता है तो अगर 20 मिलियन पर mm से अगर नीचे है तो इनफर्टिलिटी का केस हो जाता है। और क्योंकि जो नॉर्मल सीमन होता है उसमें 80% स्पर्म ही जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। ठीक है, अगर मोटिलिटी की बात करें तो जब इजैकुलेशन होता है तो इजैकुलेशन के बाद में 45 मिनट्स तक के जो इनकी जो मोटिलिटी होती है वो अच्छी होती है। उसके बाद में 3 घंटे के बाद में जो मोटिलिटी होती है वो कम हो जाती है, इनका जो मोमेंट होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा स्पर्म हुआ। उसके बाद में और इसका जो दोष है फेनिलम तनु वाला, इसको तो मैं आर्तव के साथ में करवाऊंगी। तो अभी हम आर्तव पढ़ते हैं। आर्तव मीन्स होता है रज, रज रज मीन्स मेंस्ट्रुअल ब्लड। ठीक है, तो इसका जो प्रमाण होता है ये 4 अंजलि प्रमाण होता है मेंस्ट्रुअल ब्लड का, 768 ml। ठीक है, इसके पर्याय देखें तो रज, आर्तव शोणित और रजस।
इसकी उत्पत्ति देखें तो आपको शायद ना धातु तो अब पता चल गई होगी, मैंने इतने बार बोला है धातु 7 धातुएं होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। अब इन 7 धातुओं के 7 उपधातुएं भी होती है। रस की जो उपधातु होती है कंडरा और शीरा, तो कंडरा और शीरा कुछ आचार्यों ने आर्तव को रस की उपधातु माना है और कुछ आचार्यों ने रक्त की उपधातु माना है आर्तव को, ठीक है। तो अभी तो हम इसको रस से ही लेते, तो रस धातु की उपधातु है रज, ठीक है। इसका स्वरूप देखें तो आर्तव आग्नेयम, शुक्र का जो स्वरूप देखा था हमने शुक्रम सौम्यम था, यहाँ पे आर्तव आग्नेयम। इसका मतलब है कि आर्तव में अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। आर्तव शब्द से 2 अर्थ होते हैं, एक होता है आर्तव शोणित मतलब कि मेंस्ट्रुअल ब्लड, और दूसरा होता है शोणित मतलब कि ओवम, ठीक है। अभी ऋतुकाल और रजोनिवृत्ति काल, तो जो ऋतुकाल है, ऋतुकाल का मतलब ये है कि आर्तव बंद होने के बाद 12 दिन का माना जाता है। मतलब कि ऋतुकाल में ओव्यूलेशन पीरियड, जब ओव्यूलेशन पीरियड होता है तो उसका ड्यूरेशन होता है ना 10 डेज से 17 डेज तक। ऋतुकाल का मतलब होता है ओव्यूलेशन पीरियड। तो ओव्यूलेशन पीरियड, अगर ओव्यूलेशन पीरियड में अगर स्पर्म बॉडी के अंदर चला गया है फीमेल बॉडी के अंदर, तो फर्टिलाइजेशन के हाई चांसेस होते हैं, तो वो होता है ऋतुकाल, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि ऋतुकाल आर्तव, मतलब कि आर्तव, जो आर्तव होता है वो मेनली हम लोग 6 डेज का मानते हैं, तो वो 6 डेज के बाद से जो दिन होते हैं 12 दिन, उसको हम ऋतुकाल मानते हैं, ठीक है। वो ओव्यूलेशन पीरियड होता है। फिर रजो निवृत्ति काल, मतलब कि जो पीरियड्स है उसका ड्यूरेशन क्या है, 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है और 50 वर्ष की आयु तक के चलता है, ठीक है। अब इसमें मॉडर्न में वो भी है मेनोपॉज एंड मिनार्च। तो मेनोपॉज का मतलब वो है जब ब्लड बंद हो गया, मतलब कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो फीमेल में बंद हो जाती है एज द एज ऑफ 50 ईयर्स, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। एंड मिनार्च जब आर्तव का स्टार्ट होता है, मतलब कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी जो स्टार्टिंग होती है 12 ईयर्स से। अभी तो वो जो साइकिल है वो काफ़ी इधर तक आ गई है, मतलब 8 ईयर्स तक के भी गर्ल्स को अब आने लगा है। तो पर हमारे आचार्यों के टाइम पे वहाँ पे 12 ईयर्स की एज में आता था, तो उन्होंने 12 ईयर्स की एज दी है गर्ल्स में मिनार्च की, ठीक है। तो ये होते हैं। उसके बाद में शुद्ध आर्तव के लक्षण देखेंगे। शुद्ध आर्तव के लक्षण में ये आचार्य चरक का श्लोक है, गुंजा फलम सवर्णम च पदम अक्तम सन्निभम इंद्र गोप संकाशम आर्तव शुद्धम अधिशेत। इसका अर्थ है गुंजा फल। गुंजा फल जो होता है, ये गुंजा फल एक बहुत ज़्यादा रेड कलर का होता है, उसके जैसे दिखता है। मतलब जो शुद्ध आर्तव होता है वो गुंजा फल के जैसे हमें दिखाई देता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा प्योरिश रेड कलर का होता है। और दूसरी उपमा इनने दी है इंद्रगोप। इंद्रगोप मतलब कि जो अर्थवर्म होते हैं ना, वो उस कलर का अगर आर्तव है तो उसे हम शुद्ध माना है, ये आचार्य चरक ने बताया है। उसके बाद में आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि शुद्ध आर्तव के लक्षण में उनने कहा है कि जो खरगोश के रक्त के समान ये लाक्षा रस, जो लाक्षा रस होता है वो भी प्योर रेड होता है, उसके जैसे दिखने वाला जो होता है वो शुद्ध होता है। और अगर जो ब्लड है उसका स्टेन अगर कपड़े में लग गया है, तो जो अगर हम उसको वॉश करते हैं तो उसका जो स्टेन है वो उसमें नहीं रहता है, स्टेन जो है वो निकल जाता है। अगर उसका स्टेन रह गया है इसका मतलब वो शुद्ध आर्तव नहीं है, मतलब वो प्रेगनेंसी के लिए ठीक नहीं है, बेबी कंसीव करने के लिए। अगर उसका स्टेन निकल गया है तो वो आर्तव जो है वो अच्छा माना जाता है, ठीक है। खरगोश के रक्त के समान होता है, लाक्षारस के समान होता है, कपड़ा धोने पर उस पर कोई स्पॉट या धब्बा नहीं रहता है। ऐसा जो आर्तव होता है उसको शुद्ध, प्राकृत और प्रसन्नीय माना गया है, ठीक है। तो ये शुद्ध आर्तव के लक्षण होते हैं। अभी आर्तव के दोष देखें तो आर्तव के दोष में है वात पित्त कफ द्वंदज, वात पित्त वात कफ, कफवात, रक्तज और वात पित्त कफ, मतलब कि सन्निपातज। तो ये उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फेनिलम तनु वाला ही, ठीक है। तो जो फेनिलम तनु वाला जो श्लोक है ये आर्तव और शुक्र दोनों के ही दोष में आता है, ठीक है। तो फेनिलम तनु रुक्षम च विवर्णम पूति पिच्छलम अन्य धातु संस्थानाम वशादी तथा अष्टमम। तो ये चरक ने दिया है, तो इसका ये अर्थ है। अब मैंने यहाँ पे आपको 3 श्लोक बताए हैं, एक है स्फटिकाम वाला, दूसरा गुंजा फल वाला और तीसरा है ये फेनिलम तनु। ये तीनों श्लोक आपको याद करने हैं। स्फटिकाम वाला जो श्लोक है वो शुद्ध शुक्र का लक्षण है। फेनिलम तनु वाला जो श्लोक है ये शुक्र और आर्तव दोनों के दोष का श्लोक है। और शुद्ध आर्तव का लक्षण गुंजा फल वाला है, ये चरक के अकॉर्डिंग है। अगर आप लोग को ये टफ लगता है तो एक सुश्रुत वाला भी है, जो मैंने आपको हिंदी बताई ना, खरगोश के रस वाली, लाक्षा रस वाली, वो आप रचना शारीर की बुक में देखिए, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम फेनिलम तनु की बात कर रहे हैं। फेनिलम का मतलब है झागदार या फेन युक्त होना, तनु मतलब पतला होना, रुक्ष मतलब रूखा होना, विवर्ण, विवर्ण मतलब कि बदलना, अपने जो विकृत वर्ण का हो जाना, पूति मतलब होता है दुर्गंध युक्त,
पिच्चिल मतलब होता है चिपचिपा। अन्य धातु मतलब कि अन्य जो रसादी धातु है उससे मिला हुआ होना या निकलते समय शरीर में बहुत ज़्यादा हाश कर देना। तो ऐसे लक्षण वाला जो शुक्र होता है वो खराब होता है, दूषित होता है। और आर्तव में भी यही चीज़ें आएगी। अगर आर्तव में धब्बा रह जाता है, उससे दुर्गंध आती है, तो और उसका रस जो है, उसका अगर वर्ण जो है वो विकृत हो जाता है तो वो अच्छा नहीं होता। अगर उसमें स्टेनिंग ज़्यादा आती है, ब्लड ज़्यादा नहीं आता है, तो ये जो लक्षण है ये शुक्र और आर्तव के दोष के लक्षण होते हैं। ठीक है, ये आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू हुआ। अब हम मॉडर्न में अगर देखें तो oogenesis के हम स्टेजेस देखते हैं। तो oogenesis के स्टेजेस में देखेंगे सबसे पहले उगोनिया लिए। उगोनिया जो है यहाँ पे कुछ सेल्स जो होती है, जैसे कि पहले हम मैच्योर ओवम का स्ट्रक्चर देखते हैं। जो मैच्योर ओवम है इसका स्ट्रक्चर हमने देखा तो ये उगोनिया है। उगोनिया जो है ये स्ट्रोमा की सेल से सराउंड होता है। ठीक है, स्ट्रोमा की सेल से सराउंड होगा। उसके बाद में ये ग्रेफियन फॉलिकल बनेगा। ये मैच्योर है। ये ओवरी है। तो ओवरी में यहाँ पे उगोनिया है। उगोनिया जो है ये स्ट्रोमा की सेल से कवर होगा। उसके बाद में ये ग्रेफियन फॉलिकल में बनेगा। ग्रेफियन फॉलिकल में जब बनता है तो ये जो सेल्स है ये थोड़ी फ्लैटेंट हो जाती है और सराउंड करती है oocytes को। उसके बाद में ये फॉलिकुलर सेल्स बोली जाती है। फॉलिकुलर सेल्स जो है इसमें कॉलमनार कवरिंग हो जाती है। उसके बाद में पेरिमोडियल फॉलिकल्स बन जाते हैं, मतलब कि होमोजीनियस अपीयरेंस दिखता है किसका, फॉलिकुलर सेल्स और oocytes का, उनके बीच में। उसके बाद में इनके ऊपर में जोना पेलिसुरा की लेयर हो जाती है। ये जोना पेलिसुरा की लेयर जो है वो कवर करती है, जो कि पॉलीफरेट करती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स होती है, उसमें से फॉलिकुलर सेल्स जो होती है वो पॉलीफरेट कर जाती है। इसी को हम बोलते हैं क्या, ग्रेनुलोसा सेल्स। ग्रेनुलोसा सेल्स जो है ये कैविटी में अपीयर्स होती है। उसके बाद में कॉलमुलस ऑर्फिनेंस, मतलब कि यहाँ पे जो सेल्स की जो वॉल है, फॉलिकल सेल्स की वॉल, वो सेल्स में अटैच्ड हो जाती है। इसी अटैच्ड वॉल को हम कहते हैं डिस्कस पॉलीजेनेसिस। डिस्कस पॉलीजेनेसिस। डिस्कस प्रोलिजेनेसिस। जब ये डिस्कस प्रोलिजेनेसिस है, यहाँ पे स्ट्रोमल सेल्स जो है वो ग्रेन्युलोसा सेल्स को सराउंड करती है, तो उसी को कवरिंग करती है। और उसी की कवरिंग को फिर हम कहते हैं क्या, थीका इंटरना। क्योंकि इंटरनल से करेगी तो उसको हम थीका इंटरना कहते हैं। और जो थीका इंटरना होती है वो सिक्रेट करती है एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन कहाँ से सिक्रेट होता है, एस्ट्रोजन थीका इंटरना से सिक्रेट होता है। थीका फिर एस्ट्रोजन सिक्रेट हुआ तो फिर हम उसको कहते हैं थीकल सेल, थीकल ग्लैंड। फिर हम उसको थीकल ग्लैंड कहते हैं। थीकल ग्लैंड जो होती है वो थीका इंटरना की फाइब्रस लेयर की आउटर कवरिंग होती है। अब आउटर कवरिंग है तो इसको हम फिर कहेंगे थीका एक्सटर्ना। जब ये थीका एक्सटर्ना हुआ तो ये फुली डेवलप्ड हो गया। अब ये फुली डेवलप हुआ तो इसी को फिर हम कहेंगे ग्रेफियन फॉलिकल। तो ये हमारा ग्रेफियन फॉलिकल या मैच्योर ओवम होता है। ठीक है, जिसमें जोना पेलिसुरा की लेयर्स भी प्रेजेंट होती है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरनिया। उसके बाद में oogenesis की स्टेजेस देखें तो oogenesis के स्टेजेस में ये हमारा उगोनिया है। उगोनिया में ही 44+X+X है। अब ये तो फीमेल के अंदर होता है तो इसमें Y तो होगा नहीं, तो 44+X+X होता है। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी oocytes है। oocyte जो है इनलार्ज फॉर्म में है। अब प्राइमरी oocyte जो है यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। तो जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है प्राइमरी oocyte में तो ये एक पोलर बॉडी बनाता है और एक बनाता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte से यहाँ पे सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा। तो सेकंड मियोटिक डिवीजन होने के बाद में वो बनाएगा एक ओवा, मतलब कि 22+X, और एक दूसरा बनाएगा सेकंड पोलर बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पोलर बॉडीज होती है और एक ओवम होता है। ठीक है, तो ये स्टेज ऑफ oogenesis है। तो आज हमने शुक्र और आर्तव दोनों टॉपिक जो है वो अच्छे से डिस्कस कर लिया है। शुक्र का हमने आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया, आर्तव का भी देख लिया, उनके दोष देखे, उनकी शुद्धि देखी, उनका कारण क्या है देखा। उसके बाद में हमने गर्भावक्रांति शरीर का जनरल इंट्रोडक्शन देखा कि क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, सो आई विश कि आपको समझ में आया होगा। अब लेक्चर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।